हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आपके अपने इस चैनल इग्नो गाइडेंस में और मैं आरती। चलिए आइए आज के वीडियो में हम लेते हैं BHIE 142 को, यानी आधुनिक पूर्वी एशिया का इतिहास, स्पेशली जापान का 1868 से 1945। ओके, ब्लॉक वन में यूनिट 1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आज इसमें हम देखते हैं यूनिट 2, और जो यूनिट 2 है वो क्या है ये हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यूनिट 2 में प्रारंभिक आधुनिकता तोकुगावा काल देखेंगे। ठीक है ना, राइट। तो चलिए फिर देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट हो सकता है तोकुगावा काल। तो यूनिट फर्स्ट यदि आपने वॉच नहीं किया तो प्लीज वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए ये आ गया प्रारंभिक आधुनिकता यानी कि तोकुगावा काल 1600 से 1868 तक का है। ठीक है, तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आप लोगों को ये पढ़ा रही हूँ, ये आपकी हिस्ट्री आप भी फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि तोकुगावा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है ना, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें हो सकती हैं, तो हम इधर जब पढ़ते हुए चलेंगे तो समझ में हमारे आ जाएगा कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। थोड़ा जैसे मैं कम कर देती हूँ। ठीक है, ओके, राइट। चलिए ओके, अब देखिए हम ऊपर भी तोकुगावा को थोड़ा सा पढ़ चुके हैं। ठीक है, और तोकुगावा शांति जो उत्कृष्ट रूप से उस पर आधारित थी, यानी तोकुगावा को केंद्रीकृत सामंतवाद भी कहा गया। क्या कहा गया है? केंद्रीकृत सामंतवाद भी तोकुगावा को कहा गया था। और 1600 के दशक से 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक आर्थिक विकास और जनसंख्या विस्तार यानी 12 से 18 मिलियन से लगभग 30 मिलियन के लिए आधार तैयार किया गया था। यानी उस समय भी जो था, सोचिए, जो उस तरह की शासन व्यवस्था थी, एक तरह प्रशासन संरचना कह सकते हैं, वो भी तैयार की जाती थी। ठीक है ना, राजनीतिक व्यवस्था, केंद्र सरकार और हान या शासन क्षेत्रों के बीच शक्ति का एक संतुलन थी। ठीक है ना, और देश विदेशों के लिए बंद था और देश के भीतर भी, यानी कि शक्ति का संतुलन था, वो देश विदेशियों के लिए बंद था और देश के भीतर भी बंद था, लोगों की गति को नियंत्रित करने के लिए। ठीक है, तो तोकुगावा काल की जो वर्तमान समझ है वो ये है कि यह एक जीवंत समय था, यानी कि जब देश का बाहरी दुनिया के साथ संपर्क था। यानी हम कह सकते हैं कि तोकुगावा काल में देश के बाहर भी व्यापार किया गया, लोगों से बाहर भी संपर्क किया गया, व्यापार और वाणिज्य विकसित हो रहे थे तोकुगावा काल में। ठीक है ना, और जो व्यापारी थे उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्यों निभाई थी? क्योंकि अंतर क्षेत्रीय व्यापार और विशेषज्ञता, यानी जिसे अच्छा नॉलेज हो, जिसे अच्छा ज्ञान हो, उसके साथ बाजार के लिए उत्पादन में वृद्धि हुई। तो जब तोकुगावा ने अपने देश जापान के अलावा बाहर के लोगों से संबंध स्थापित कर लिए तो वहां पे व्यापार विकसित हुआ, और व्यापारियों ने भी वहां पे बहुत बड़ी भूमिका निभाई, बहुत बड़ा रोल अदा किया था। और इसलिए भी रोल अदा किया था क्योंकि जो व्यापार का उत्पादन था उसमें वृद्धि हो गई थी। ठीक है ना, ओके। चलिए अब यहाँ पे देखिए, इसमें राजनीतिक में भी विकास हुआ। राजनीतिक स्थायित्व ने नगरीकरण और आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया था। नगरीकरण इसमें किया गया था, नगर बसाए गए थे तोकुगावा काल में। और आर्थिक विकास यानी कि जो भी ऊपर हम पढ़ के आ रहे हैं, अब आर्थिक विकास का मतलब इकोनॉमिक से होता है। ठीक है ना, व्यापार वगैरह, कृषि वगैरह, इन चीजों से होता, तो इसको भी यहाँ पे बढ़ावा दिया गया था, इसको भी उन्नत इसमें की हुई थी। और साथ ही साथ में साक्षरता का प्रसार हुआ था। और साक्षरता का प्रसार का मतलब कि लोग जो है, लोगों को शिक्षित करना शुरू कर दिया गया था, शिक्षा देना शुरू कर दिया गया था। और शिक्षित होने से सरकार प्रशासकों की नियुक्ति करने में पद और ओहदे की बजाय आधिकारिक योग्यता पर निर्भर होने लगी। यानी कि जब लोग शिक्षित होने लगे तो उनको सरकार जो है क्या करती थी कि नियुक्ति जो है पद और ओहदे में नहीं रखती थी। लोग पद और ओहदे के आधार पर छोटे बड़े नहीं जाने जाते थे, बल्कि योग्यता के आधार पर, शिक्षा के आधार पर जाने जाते थे। ठीक है, तो ये तोकुगावा है। अब यहाँ पे देख लेते तोकुगावा दाइमो हान प्रणाली क्या है, ये मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगता है। ठीक है, इसे हम लेफ्ट करते, जो इंपॉर्टेंट नहीं होगा उसे हम छोड़ते हुए चलेंगे, क्योंकि बहुत कुछ आपको इसमें पढ़ना है। ठीक है, ओके। चलिए, दाइमो श्रेणी, वैकल्पिक उपस्थित की प्रणाली। हाँ, प्रशासनिक संरचना थोड़ा देख लेते हैं तोकुगावा की कैसी थी। हो सकता है कि आपसे एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ दे कि तोकुगावा से आप क्या समझते हैं और इसकी प्रशासनिक संरचना की व्याख्या कीजिए। ठीक है ना, तो देखिए, प्रशासन के नियमितीकरण के ने धीरे धीरे शोगुन की शक्ति को कमजोर कर दिया। अब ये शोगुन कौन था? शासक था वहां का। जब आप ऊपर ये पढ़ेंगे तब यहाँ पे समझ में आएगा कि शोगुन कौन था। ठीक है, देखिए,
1635 में तीसरे शोगुन इमित्सु ने औपचारिक रूप दिया, जो कि तीसरे सैन्य गवर्नर थे। तो शोगुन कौन थे? शोगुन इमित्सु तीसरे सैन्य गवर्नर थे, ठीक है ना। ओके, तो जो शोगुन थे उनकी शक्ति को कमजोर कर दिया किसने? प्रशासन के नियमितीकरण ने, यानी प्रशासनिक संरचना वहां पे मजबूत हो रही थी और नियमितीकरण हो रहा था, यानी कि बोलते हैं ना कंटिन्यू उसको लागू करना बढ़ाना, और जिसको कभी कभी उनके प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रभावहीन कर दिया, ठीक है। तो शोगुनों ने प्रारंभिक दौर पर शक्ति का इस्तेमाल किया, लेकिन धीरे धीरे 1666 से सत्ता प्रशासनिक प्रमुखों के पास चली गई, यानी शोगुन जो उस वक्त शक्ति का सम्राट कहा जाता था उसकी शक्ति कमजोर हो गई थी, ठीक है ना। और जो उसके पास शक्ति थी उसने उसको इस्तेमाल किया, लेकिन ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाया, क्योंकि जो सत्ता का प्रशासनिक था, जो सत्ता का एक केंद्र हुआ करता था, वो प्रशासनिक प्रमुखों के पास चला गया। तो यहाँ पर पहले महाप्रबंधक कौन थे? ग्रैंड चैम्बरलेन, और बाद में मुख्य पार्षदों के पास चला गया। तो ये जो एक प्रशासनिक प्रमुख था, यह ओहदे की बजाय, ओहदा यानी पद की बजाय योग्यता के बढ़ते महत्व और एक अधिकाधिक जटिल आर्थिक व्यवस्था के प्रबंधन के लिए एक प्रशिक्षित नौकरशाही की आवश्यकता का प्रतिबिंब था। यानी कि यहाँ पर इस शासन व्यवस्था में, तोकुगावा में और शोगुनों के शासन काल में ओहदा, हम पहले भी बता के आए कि पद इंपॉर्टेंट नहीं होता था, शिक्षा का प्रसार किया गया था। तो यहाँ पर किसको महत्व दिया गया था? योग्यता को महत्व दिया गया था। तो जो लोग पद पे, ऊंचे पद पे होते थे, वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं था, बल्कि जिनके पास से, भले वो नीचे पद पे हो, लेकिन अगर उनके पास योग्यता अच्छी है, वो अच्छे पढ़े लिखे हैं, जानकार हैं, उनके पास नॉलेज अच्छा है, तो क्या किया गया? उनको ज्यादा मौका दिया गया, ठीक है, नौकरशाही में शामिल किया गया। ये अधिकारी मध्यम और छोटी जागीरदारी के शासकों में से थे, और जबकि बड़े जागीरदारों को पदों से बाहर रखा गया। तो इसमें छोटे जिन लोगों को रखा गया था इसमें शासकों में, वो क्या थे कि बड़े जागीरदारों को नहीं रखा गया था, बल्कि किनको रखा गया था? छोटे जागीरदारों को रखा गया था, ठीक है ना, राइट। और जो घराने तोकुगावा घराने को बारिश दे सकते थे, तो वो ऐसे घराना जो तोकुगावा घराना था उसको बारिश दे सकते थे, उन्हें भी पदों से बाहर रखा गया। यानी कि यहाँ पे वंशानुगत पद को बिल्कुल अलग कर दिया गया, प्रशासनिक व्यवस्था कर दी गई, सैन्य व्यवस्था कर दी गई, सैन्य का यहाँ पे आधिपत्य हो गया, जो योग था उसको यहाँ पर आगे निकलने का मौका दिया गया, पद को यहाँ पे खत्म कर दिया गया, और साथ ही साथ में जो बड़े जागीरदार थे उनको भी अलग कर दिया गया, छोटे जागीरदारों को आगे लाया गया, ठीक है ना। और जो तोकुगावा घराने के लोग थे जो बारिश दे सकते थे कि तोकुगावा का पहले सम्राट मतलब बने, तो हो सकता है कि उनका उत्तराधिकारी बन जाए, तो उन लोगों को भी इन पदों से बाहर कर दिया गया। अधिकारियों को समवर्ती नियुक्तियां दी जाती थी और उन्हें अधिकारियों के बीच अदला बदला जाता था, और इसलिए एक ही कार्य को विभिन्न अधिकारियों द्वारा किया जाता था। तो यहाँ पर कह सकते हैं प्रमोशन वाली कंडीशन थी कि अधिकारी जो थे, मान लीजिए उनको कोई काम दे दिया गया और यहाँ पे एक अधिकारी को कुछ साल तक रहने दिया गया, फिर दूसरी जगह भेज दिया गया, वहां पे दूसरा अधिकारी आ गया, तो जो अधिकारी होते थे जिनको काम सौंपा जाता था उनकी अदली बदली यहाँ पे की जाती थी। तो एक ही काम को बहुत सारे अधिकारी लोग किया करते थे। तो प्रमोशन जिसे हम ट्रांसफर बोलते हैं, वो पहले अदला बदली होती थी। तो सभी नीतिगत मामलों में सलाह ली जाती थी और उनके लिए संयुक्त सहमति की आवश्यकता होती थी। प्रशासनिक संरचना तोकुगावा की, ठीक है ना, क्या पढ़ रहे हैं आप? प्रशासनिक संरचना तोकुगावा की। तो जो भी निर्णय लिए जाते थे वो संयुक्त निर्णय लिए जाते थे, ठीक है ना, यानी जो भी नीतिगत मामले, जो भी पॉलिसी राजनीति से संबंधित, देश से संबंधित बनाई जाती थी, तो सभी की सलाह ली जाती थी और वहां पे संयुक्त सहमति होती थी, सभी की सहमति होती थी। और इस प्रणाली में तोकुगावा शासन का विरोध के समेकन को रोकने के लिए एक प्रभावी निरीक्षण संतुलन प्रणाली के रूप में काम किया और सुनिश्चित किया कि सुलह और सहमत सरकार के महत्वपूर्ण साधन थे, ठीक है ना। तो तोकुगावा शासन का विरोध भी ना हो, इसके लिए भी यहाँ पर बहुत सारा काम किया गया। तो प्रशासन की दृष्टि से तोकुगावा प्रणाली एक स्तर पर राष्ट्रीय सरकार थी और दूसरे स्तर पर बड़ी दाइमो की सरकार थी। यानी तोकुगावा प्रणाली जो थी वो दो इसके रूप थे, एक तो राष्ट्रीय स्तर पर भी ये थी जो राष्ट्रीय सरकार कही जाती थी, और दूसरे स्तर पर ये दाइमो की सरकार थी। तो शीर्ष पर शोगुन ने दोनों कार्यों की देखरेख की और इसके लंबे समय तक सत्ता का केंद्र बदला, और कभी कभी महत्वपूर्ण पदों पर काम करते हुए कुछ व्यक्ति शक्तिशाली बन गए, ठीक है ना। तो शोगुन ने बहुत सारे काम किए थे, बहुत लंबे समय तक
की सत्ता पर बना रहा। सत्ता का केंद्र मतलब कि इसने क्या किया कि कभी जो महत्वपूर्ण पद होते थे उनको उनमें उसने अदला बदली की, सत्ता केंद्र बदलना, जो महत्वपूर्ण पद हुआ करते थे, जैसे हम अपने लैंग्वेज में कह सकते हैं वजीर, सेनापति, इस तरह के पद जो हुआ करते थे, तो उनमें इसने बदला बदली की थी। ठीक है ना। और कुछ लोग जो जब अदला बदली होती है, जो लोग काम करते हैं, तो काम करते करते कुछ लोग बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन गए, जैसे तमुना, ओकित, शोंगू, दौरा, सदानोबा आदि जो थे। ठीक है ना। राइट। तो इतना हो गया शासन प्रणाली आपका तोकुगावा की। ठीक है ना। ओके, चलिए और क्या इसमें इंपॉर्टेंट हो सकता है। तोकुगावा अर्थव्यवस्था, चलते चलते एक नजर। तोकुगावा अर्थव्यवस्था जहां मुख्यतः ग्रामीण थी, लेकिन वह कई महत्वपूर्ण तरीकों से बदल गई थी। शहरीकरण हुआ था, इसमें नगरीकरण हुआ था। ठीक है ना। तोकुगावा में तो क्या थी, अर्थव्यवस्था ग्रामीण थी, लेकिन बहुत सारे महत्वपूर्ण इसमें काम किए गए थे, जिसकी वजह से बदल गई थी। शांति और समृद्ध, साथ ही साथ किले बंद शहरों में समुराई के संकेंद्रण से किसी प्रकार के औद्योगिकरण होने से पहले उच्च स्तर के नगरीकरण का जन्म हुआ। यानी कि देखिए वहां का जो इन्वायरमेंट था, वातावरण था, वो शांत था, समृद्ध था, यानी वो लोग बहुत ज्यादा पैसे वाले थे। जो किले थे वो बंद बिल्कुल थे, चारों तरफ से घेरे हुए थे। सामुराई के संकेंद्रण से, सामुराई क्या होता है थोड़ा सा समझ लीजिए कि सामुराई क्या होता है। ठीक है ना। जनरली ये जो वर्ड होते हैं हम लोग किसमें, लड़ने वाले जो योद्धा होते हैं, आई थिंक उनको सामुराई कहते हैं ना। और ये आप जापान में ही सुनेंगे। देखिए जो समुराई होते हैं ना, वो क्या होते थे, जापान में, मैंने कहा जापान में वर्ड सुना जाता था। और जो निम्न स्तर के सैनिक होते थे, निम्न स्तर के सैनिक, और उनके जो सरगना यानी निम्न स्तर के सैनिक के जो मेन हेड होते थे, मेन जो उसका नेता होता था, उसको समुराई कहा जाता था। जनरली तलवारबाजी से संबंधित है। ठीक है ना। और इस शब्द का जो प्रयोग है वो बाद में सैनिक के लिए भी किया जाने लगा। ठीक है ना। तो समुराई शस्त्रों की लड़ाई लड़ी, यानी कि समुराई शब्द का प्रयोग यहाँ पर अस्त्र से लिया जाता था। ठीक है। ओके, राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ, समुराई के संकेंद्रण से औद्योगिकरण, औद्योगिकरण तो बाद में हुआ, उसके पहले नगरीकरण का जन्म हुआ, नगरों का विकास हुआ। ठीक है। और 18वीं शताब्दी के अंत तक राजधानी ईदो की आबादी लगभग 10 लाख थी, जो इसे दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक बनाती थी। तो जो वहां की राजधानी थी वो ईदो थी, और उसकी आबादी 10 लाख थी, जो दुनिया की सबसे बड़ी आबादियों में से एक थी। ठीक है ना। यानी कि दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक थी। और पूर्व औद्योगिक यूरोप की तुलना में जापान में अनेक प्रमुख शहरी केंद्र भी थे। ठीक है। तो ये अर्थव्यवस्था हो गई। और थोड़ा देख लेते हैं, शहरों में बढ़ती मांग के कारण शिल्पकारों और दुकानदारों को ओसाका, क्योतो और कन्ना, जवा, सेंदाई और काशोनिगा, तो शहरों की ओर पलायन करना पड़ा। अब कुछ ऐसे गांव थे, ठीक है ना, कि देखो शहर हो गए, तो शहर के कारण लोगों की मांगे बढ़ने लगी। मांग के कारण शिल्पकार जो थे, जो दुकानदार थे, ठीक है ना, तो ये शहरों की ओर उनको आना पड़ा, जिनकी आबादी 50,000 से अधिक थी। सड़कों का विकास हुआ था। नागा सेंडो यानी पर्वत के मध्य तक सड़क बनाई गई थी। ठीक है ना। तो इस तरह से सड़क का विकास हुआ, जो वाणिज्य और व्यापार के लिए महत्वपूर्ण भूमिका इसने निभाई थी। ठीक है। फिर नगरीकरण और नगर संस्कृति आप इसमें लिख सकते हैं, किस तरह से नगरीकरण इसका हुआ था। ठीक है। क्योंकि वो लोग कठिन परिश्रमी थे, बहुत ज्यादा परिश्रम करते थे। ठीक है ना। सामाजिक व्यवस्था को विकसित करने में भी उन्होंने योगदान दिया था। ठीक है। और क्योंकि उभरती हुई शहरी संस्कृति यहाँ पे आप कह सकते हैं जापान था, जहाँ पे नगरों का बहुत ज्यादा विकास हुआ था। ठीक है। राइट। और तोकुगावा समाज इससे पहले के चरित्र से कहीं अधिक जटिल था, जिसमें इसे समुराई, किसान, कारीगर, व्यापारी के बने होने का सुझाव मिलता है। और कुगे या कुलीन वर्ग एक छोटा वर्ग था, जो कातो का सीमित था। ठीक है ना। तो कुगे या कुलीन वर्ग जो होते थे, छोटा वर्ग हुआ करता था, जो कोतो तक ही सीमित था। ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हैं। साथ ही साथ में उन्हें वंशानुगत पेंशन भी मिलती, जो योद्धा जन होते थे, जिन्हें समुराई या बूसी कहा जाता। समुराई जो युद्ध लड़ते हैं, तो उनको वंशानुगत पेंशन भी मिलती थी, लेकिन अनेक गरीब परिस्थितियों में रहते थे और खेती शिक्षण का कोई अन्य काम वो अपनाते थे, किया करते थे। ठीक है। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, एक्सप्लेन कर दीजिए। अब शहरीकरण हुआ, तो शहरीकरण में क्या होगा, शहरीकरण के कारण शहरी केंद्रों में एक पूरे वर्ग के लोगों को वृद्धि को जन्म दिया, यानी एक पूरा वर्ग वहां पे जन्म ले लिया शहरीकरण के कारण से। और जो आधिकारिक समाज से बाहर थे, दुकान में काम करने वाले, दिहाड़ी मजदूर, घरेलू नौकर, जो लोग समूह से बहिष्कृत कर दिए गए थे, निकाल दिए गए थे। ठीक है ना। वहां ऐसे लोगों की संख्या बढ़ गई, जो आवारा गर्द शहरी गरीब के रूप में देखे जाते थे। ठीक है ना। तो समाज के हाशिए पर सबसे नीचे मनुष्य थे। तो इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ठीक है। ओके।
मनोरंजन करने वाले, कहानी सुनाने और सुनाने वाले वेश्या हैं, क्योंकि अब ये राजाओं की कहानी है, राजा आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे तो इन चीजों का होना जरूरी है, ठीक है ना। तो तोकुगावा समाज में वेश्यावृत्ति को एक नैतिक समस्या के रूप में नहीं बल्कि एक प्रबंधन के रूप में देखा गया। तो वेश्यावृत्ति को एक समस्या नहीं माना गया, एक प्रबंधन मैनेजमेंट के रूप में देखा गया, ठीक है ना। और इनको लाइसेंस दिया जाता था, यानी अनुमति दी जाती थी, तभी ये अपना काम करते थे, ठीक है। तो इतना काफी है यहाँ पे मुझे लगता है, ठीक है। ओके चलिए अब क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट बौद्धिक धाराएं तो हम नहीं देखेंगे, और इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है वो यहाँ पर हम देख लेते हैं थोड़ा सा आपका तोकुगावा का, ठीक है। तोकुगावा जापान में संस्कृत, अब देखिए एक्चुअली क्या था कि इनकी जो संस्कृत थी वो क्या थी, यानी कि संस्कृत के बारे में सोचने का एक तरीका इसे लोकप्रिय और कुलीन संस्कृतियों के रूप में देखने का था। मतलब यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि तोकुगावा की जो संस्कृति थी वो काफी हद तक चीनी शास्त्रीय ग्रंथों से प्रभावित थी, ठीक है ना। यानी कि हमने शुरू में भी फर्स्ट यूनिट में भी यदि आपने पढ़ा है तो आपने देखा है कि यहाँ पर शास्त्रीय ग्रंथ से, शास्त्रीय संस्कृत से ही शुरुआत हुई थी जापान की, और जो कि चीन से प्रभावित थी, ठीक है ना। और ये जो शास्त्रीय काव्य जैसे वाका या जुड़ा हुआ पद, रेंगा, नो नाटक, ये स्कूल की चित्रकलाओं और चाय समारोह जैसे रूपों में रही होगी, ठीक है ना। तो जोकू जिसे अपरिष्कृत सामान्य ज्ञान की संस्कृत थी, यानी जोको क्या थी, सामान्य ज्ञान की संस्कृत थी, और इसका सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व यूकियो या चलायमान दुनिया की संस्कृत द्वारा किया जाना था, ठीक है। और चलायमान दुनिया उत्तर भारत में तवाइफों की तरह ही गीसा या गणिकाओं मनोरंजन करने वालों की दुनिया थी। तो उत्तर भारत में भी थी चलायमान, जिसे तवाइफों की तरह तवाइफ लोग जो हुआ करती थी, वही चीज जापान में भी थी और चीन में भी थी, ठीक है ना। और साहित्यिक और संगीत कलाओं में भी प्रशिक्षित किया गया था लोगों को, और वो लोग धनी लोगों का मनोरंजन करते थे जिन्हें प्रशिक्षित किया गया था किसमें, संगीत वगैरह में, ठीक है। और वे लाइसेंस प्राप्त क्षेत्रों तक ही सीमित थे, उनको एक परमिशन दी जाती थी कि आप इस क्षेत्र विशेष तक रहेंगे, और वहीं तक वो रहते थे, ठीक है, जहां तलवारों और हथियारों की अनुमति नहीं थी। और क्योंकि वहां पे जहां कला है, संगीत है, वहां तलवार हथियार की अनुमति जरूरत क्या है ना। और जहां सामाजिक महत्व मायने नहीं रखते थे, केवल पैसा मायने रखता था, तवाइफे होती थी, पैसे होते थे, संगीत गाने ये सभी हुआ करते थे, ठीक है, राइट। तो ये हम तोकुगावा जापान की संस्कृति हम देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एक लेखक है इहारा साइकाकू, उन्होंने भी एक कई अच्छे तरीके से गणिकाओं की दुनिया का चित्रण किया। गणिका का मतलब वेश्याएं जो होती है, ठीक है ना, तवाइफ होती है उनका, जहां पुरुषों ने आनंद के लिए अपने भाग लुटा दिए, और चलायमान दुनिया की गणिकाओं के वर्णन को वुड ब्लॉक, छापखाना, काबुकी थिएटर, हाईकाई या हास्य कविता में दर्शाया गया है, ठीक है, राइट। चलिए तो इसे आप देख लेते हैं। जब फिर शहरीकरण होने लगा, देखिए जब शहरीकरण धीरे धीरे होने लगा, आर्थिक वृद्धि होने लगी, साक्षरता में, पढ़ाई लिखाई में वृद्धि होने लगी, लोग शिक्षित होने लगे, ठीक है ना, पढ़ाई लिखाई करने लगे, तो पढ़ाई लिखाई करने वाली जनता का निर्माण किया गया, जिससे एक जीवंत प्रकाशन उद्योग को बनाया जाए। यानी यहाँ पर साक्षरता को, शिक्षा को ज्यादा बढ़ावा दिया गया। और जापान में छपाई का एक लंबा इतिहास है। छपाई का मतलब पढ़ाई लिखाई से संबंधित, प्रिंटिंग का, ठीक है ना। सबसे पुराना मुद्रित ग्रंथ जो था 764 से 770 के बीच का है, और तोकुगावा संस्कृत की जीवंतता का एक प्रश्न, यानी कि तोकुगावा की संस्कृत का एक जीवंत उदाहरण आप कह सकते हैं छपाई का, ठीक है। प्रिंट संस्कृत पश्चिम देशों की तरह जटिल और विविध थे, ठीक है। चलिए, प्रत्येक वर्ष लगभग 3000 नए शीर्षक प्रकाशित होते थे, यानी उस वक्त भी बुके वगैरह, पुस्तकें वगैरह प्रकाशित हुआ करती थी, छपाई हुआ करती थी, प्रिंट हुआ करती थी। और इसमें चीनी और बौद्ध धर्म नियमित पुनर्मुद्रण शामिल नहीं थे, यानी चीनी और बौद्ध धर्मों का मुद्रण शामिल नहीं था, सिर्फ जापान के लोगों के बारे में ही वहां पे छापा जाता था, ठीक है ना, राइट। शास्त्रीय बौद्ध और कन्फ्यूशियस वादी ग्रंथों और जापानी इतिहास के साथ साथ नाट्य और काव्य साहित्य को भी लिखा जाता था और छापा जाता था, ठीक है। अब एक चीज देख लेते हैं, रंगमंच। रंगमंच भी होता था जो लोकप्रिय होता था, नाटक थिएटर जिसे हम बोलते हैं, इसे काबुकी कहते थे, मतलब झुकना या संदेहास्पद दृष्टि से देखना, ठीक है ना, अनादर को दिखाना।
तो नाटकों में पहले महिला अभिनेता ही भूमिका निभाती थी और इन नाटकों ने एक विविध सामाजिक भीड़ को आकर्षित किया, यानी कि समाज के लोग भी उसकी ओर आकर्षित हुए और उन्हें उकसाने वाले और सामाजिक मापदंडों की अवज्ञा करने वाले, सामाजिक जो समाज का एक मापदंड था, जो रोल था, उसको मानने वालों के रूप में देखा गया था रंगमंच के लोगों को नाटकों के रूप में। ठीक है ना, राइट। फिर क्या हुआ, 1642 में अधिकारियों ने उन पर शिकंजा कस दिया रंगमंच नाटकों पे और महिला अभिनेताओं पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि महिला जो थी वही रंगमंच नाटक किया करती थी। तो काबुकी ने तब महिलाओं की भूमिका निभाने वाले पुरुषों की भूमिकाएं विकसित की और ओसाका जैसे शहरों में समृद्ध व्यापारियों द्वारा संरक्षित एक जीवंत नाटकीय रूप बन गया। ठीक है, ओके। चलिए, विदेशी संपर्क का विनिमय ये नहीं है, ये हम नहीं देखेंगे। अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट आपके इसमें हो सकता है ये हम देख लेते हैं। ठीक है, ओके। हाँ, तोकुगावा का पतन कैसे हुआ ये हम देख लेते हैं। हो सकता है कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तोकुगावा से आप क्या समझते हैं? प्रशासनिक संरचना को समझाते हुए तोकुगावा के पतन का वर्णन कीजिए। तोकुगावा का पतन कैसे हुआ, ये क्वेश्चन एक क्रिएट हो सकता है। ठीक है ना, ऐसे ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं। एक यूनिट से तकरीबन 3 क्वेश्चन एक ही प्रश्न में दे दिए जाते हैं। तोकुगावा के प्रशासनिक संरचना से क्या समझते हैं और तोकुगावा का पतन कैसे हुआ समझाइए। अब देखिए 2 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में आ गया। या तोकुगावा की संस्कृति से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना, शास्त्रीय संस्कृति से आप क्या समझते हैं, तोकुगावा का पतन कैसे हुआ, इस तरह के क्वेश्चंस दिए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए जो तोकुगावा था, तो तोकुगावा व्यवस्था के पतन की जड़ें उस अंतर विरोध में थी जो 17वीं शताब्दी में इसके बनने के समय इसके ढांचे में निहित थी। मतलब पतन पहले से ही तय था तोकुगावा का। ठीक है ना, यानी 17वीं शताब्दी में इसके बनने के समय इसके ढांचे में, यानी कि इसके नीचे बुनियादी तौर में ही इसका पतन छुपा हुआ था। और अंतर विरोध का मतलब होता है विरोध करना। ठीक है ना, यानी क्यों अंतर विरोध किया गया? तो अंतर विरोध एक सरल कृषि व्यवस्था पर आधारित पदानुक्रमता के स्तरों में विभाजित समाज की कल्पना करने वाले आदर्श और एक कहीं अधिक जटिल वाणिज्यिक अर्थव्यवस्था की वास्तविकता और सामाजिकता के बीच थी। अब ये जो अंतर विरोध था किन चीजों का था, ये भी तो जानना जरूरी है ना। यानी कि पतन की जो जड़ें थी वो अंतर विरोध के कारण हुई। 17वीं शताब्दी में इसका पतन निश्चित हो गया था। तो क्यों हुआ? तो अंतर विरोध का जो कारण था वो ये था कि एक सरल कृषि व्यवस्था थी जो पदानुक्रम के स्तरों में विभाजित थी। ठीक है, यानी कि एक कृषि व्यवस्था और जिसको पद के हिसाब से चलाया जाता था वो था। ठीक है, कुछ लोग ऐसे थे जो ऐसे समाज की कल्पना करते थे और कुछ लोग जटिल वाणिज्यिक अर्थव्यवस्था को मानने वाले थे। यानी कुछ लोग कृषि व्यवस्था को मानने वाले थे और कुछ लोग जटिल वाणिज्यिक अर्थव्यवस्था को मानने वाले थे, और इन दोनों के अंतर विरोध के कारण ही तोकुगावा का पतन हुआ था। ठीक है ना, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि तोकुगावा शासन के आधार पर सवाल उठाए गए, उसको दुर्बल यानी उसको कमजोर किया गया। तो तोकुगावा शासन पर सवाल किसने उठाया था? तो बौद्धिक शक्तियों को जन्म दिया था। शांतिपूर्ण विकास जब होता है तो कभी ना कभी हलचल होती है, और जो एक शांतिपूर्ण विकास तोकुगावा के टाइम में हुआ था वो बहुत लंबे दौर तक चला था और उसमें उन्होंने बदलाव भी बहुत कुछ किए थे, और इस बदलाव के कारण सामाजिक और बौद्धिक शक्तियों का जन्म दिया, और जिन्होंने तोकुगावा शासन के आधार पर ही सवाल उठा दिए। जिस तोकुगावा शासन ने सामाजिक और बौद्धिक शक्तियों को जन्म दिया, उन्हीं बौद्धिक और सामाजिक शक्तियों ने तोकुगावा के शासन पर सवाल उठा दिए थे और उसे कमजोर कर दिया। आया समझ में? नगदी अर्थव्यवस्था और शिल्प उद्योगों के विकास ने वाणिज्यीकरण में वृद्धि की गई और तकनीकियों के प्रसार को जन्म दिया, जैसे बेहतर बीज होना, रोपण तकनीक, यानी कि जैसे चाय है और चावल है, इनका रोपण किया जाता है, पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, उत्पादन बढ़ाने के लिए उर्वरक का अधिक प्रयोग किया गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो नगदी अर्थव्यवस्था थी, नगदी का मतलब ऐसी चीजें, फसल की चीजें जिनसे पैसे कमाए जा सके, इसका ज्यादा विकास होने लगा था, इसका ज्यादा व्यापार होने लगा था, लोग इसमें ज्यादा वृद्धि कर रहे थे, इसको ज्यादा आगे बढ़ा रहे थे, और इसके कारण नई नई तकनीकियों का जन्म हो रहा था, और उस तकनीक में बेहतर बीज, अच्छा रोपण होना और उत्पादन को बढ़ाने के लिए अच्छे उर्वरक की आवश्यकता महसूस होने लगी, और ये काम वहां पे शुरू भी कर दिए गए। ठीक है, तो जब संपदा के नए स्रोतों को सफलतापूर्वक संभालने में तोकुगावा बाकुफू की असमर्थता के कारण एक अत्यधिक स्थिर
कर आधार और अर्थव्यवस्था के वाणिज्यिक हो जाने का परिणाम यह हुआ कि शोगुन और दाइमो और उनके सामुराई अनुचरों के लिए भी वित्तीय समस्या खड़ी हो गई। अब ये हो गया कि जो संपदा थी, जो अर्थव्यवस्था थी, यहाँ पर तोकुगावा ने अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी और यहाँ पर कर जो है बहुत ज्यादा मात्रा में लगा दिए गए। ठीक है ना, अत्यधिक स्थिर कर आधार, एक कर फिक्स कर दिया गया और वो बहुत ज्यादा मात्रा में लगा दिए गए। लेकिन अर्थव्यवस्था में वाणिज्यिक हो जाने के परिणाम से, अर्थव्यवस्था का वाणिज्य का मतलब होता है व्यापार होने लगना। देखिए अर्थव्यवस्था एक वो होता है, हम खेती किसानी करते हैं, कुछ भी उगाते हैं तो अपने तक सीमित रखते हैं, वो हम तक होता है। और एक वो होता है नगदी, यानी कि हम उसे उगाते हैं फिर उसे बेचते हैं, उससे पैसा कमाते हैं, वाणिज्यिक हो जाता है, व्यापार हम करने लगते हैं, विनिमय करने लगते हैं। ठीक है ना, आदान प्रदान यहाँ पे हो जाता है, जिसके कारण से शोगुन और जो दाइम थे, जो उसके सामुराई थे, उनके लिए एक वित्तीय समस्या, पैसे की समस्या खड़ी हो गई थी। ठीक है, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का चरित्र तेजी से बदल रहा था और 19वीं शताब्दी के आते आते क्षेत्रीय विशेषता की कई किस्में भी आ चुकी थी। मध्य और दक्षिण होंसू में वाणिज्यिक गतिविधि का अधिक प्रसार हो गया था। अनेक गांव जो है देखिए कपास, तिलहन आदि उगाने में अच्छे एक्सपर्ट हो गए थे, अच्छा खासा उनको नॉलेज हो गया था, अच्छा खासा ज्ञान हो गया था। और ईदो के आसपास के क्षेत्र में अब कोई 1/4 ग्रामीण आबादी वाणिज्य और दस्तकारी के क्षेत्र में काम कर रही थी। ठीक है ना, और जो शहर थे वहाँ कपड़े, लाख और बर्तनों के काम हुआ करते थे और ग्रामीण क्षेत्रों में जाने के साथ साथ शहर वाणिज्यिक और प्रशासनिक केंद्र बन गए थे। तो ये मेन कारण था तोकुगावा। ठीक है ना, थोड़ा नाम भी ऐसा है ना, तोकुगावा के पतन का कारण। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया, तो आप चाहें तो इसको पॉइंट बाय पॉइंट भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये जो मैंने यहाँ से बताया है ना, ये आप यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट जो है यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे भी पॉइंट से दिया, फिर दूसरा दे दिया सुधारों की असफलता थी। ठीक है ना, कुछ सुधार भी काफी हद तक नहीं किए गए, जो किए गए वो लोग उससे खुश नहीं होते थे, तो ये भी आप यहाँ पे थोड़ा सा लिख सकते हैं। अच्छा, तोकुगावा अर्थव्यवस्था प्रोटो औद्योगिकरण का मामला। तोकुगावा अर्थव्यवस्था में प्रोटो औद्योगिकरण क्या है, चलते चलते एक नजर देख लेते हैं, चलते चलते। ठीक है ना, जैसे कि प्रोटो औद्योगिकरण ये क्या है, ये प्रोटो औद्योगिकरण का मतलब होता है कि जो प्रोटो औद्योगिकरण कृषि से संबंधित है, पहले समझ लीजिएगा, क्योंकि तो औद्योगिकरण की बात चल रही है, अर्थव्यवस्था की बात चल रही है, तो यहाँ कृषि ही आपको मिलेगी। तो औद्योगिकरण में कृषि का वाणिज्यीकरण, कृषि का जब वाणिज्यीकरण हुआ तो किसानों को कुटीर उद्योगों के माध्यम से वस्तुओं का उत्पादन करने और उन्हें दूर दराज के बाजारों में बेचने के लिए कैसे ले जाता है। तो प्रोटो औद्योगिकरण का मतलब हो गया कि जो कृषक होते थे, किसान होते थे, जो चीज भी वो उगाते थे, और कुटीर का मतलब होता है घर में उद्योग लगाना, घर में उन चीजों को बनाना, उगाना। तो जब वो कुटीर उद्योग का उपयोग करने लगे और कुटीर उद्योग के माध्यम से उत्पादन करने लगे, तो उसके माध्यम से वो वस्तुओं को उगाते थे कुटीर उद्योग के माध्यम से, और उन्हें दूर दराज, यानी जो बाजार होते थे वो बहुत दूर होते थे, तो वहां पर वो ले जाके बेचते थे। ठीक है ना, तो ये काम कैसे होता था, इसको देखने के लिए प्रोटो औद्योगिकरण की स्थापना की गई। और यह 18वीं शताब्दी के मध्य से जापान में होता है, और यह कैसे हुआ यह विवादित है, किसी को नहीं पता। क्रेन विज्ञान ने दिखाया है कि मध्य जापान में शिमोइना घाटी के किसानों ने बाजार के लिए वस्त्र, मजबूत लकड़ी के उत्पादन और कागज शिल्पों का उत्पादन शुरू किया था। और डेविड हावेल ने तर्क दिया कि होक्काइडो के अध्ययनों ने प्रोटो औद्योगिकरण कृषि के वाणिज्यीकरण से जुड़ा होने की बजाय वास्तव में उन क्षेत्रों में विकसित हुआ जहां कृषि उत्पादकता होक्काइडो की तरह कम थी। अब यहाँ पे बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे, जैसे क्रेन ने कहा प्रोटो औद्योगिकरण किसानों से जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो वहीं पे डेविड हावेल ने क्या कह दिया कि प्रोटो औद्योगिकरण कृषि के वाणिज्यीकरण से जुड़ा नहीं था, बल्कि कृषि उत्पादकता से जुड़ा हुआ था, यानी उन क्षेत्रों में विकसित हुआ जहां कृषि उत्पादकता होक्काइडो की तरह कम थी। ठीक है, तो इसी बस इतना आप समझ लीजिए कि किससे संबंधित है, कृषि वाणिज्यीकरण से संबंधित है। और किस लिए किया जाता था कि जो किसान होते थे कुटीर उद्योगों से उत्पादन करते थे और वस्तुओं को बेचने के लिए दूर जगह में जाते थे, तो किस तरह से जाते थे, कैसे जाते थे, इस पे निगरानी रखने के लिए। ठीक है, ओके, चलिए और क्या हो सकता है, नहीं ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो था वो हम देख, बदलता बौद्धिक परिवेश भी हम नहीं देखेंगे। ठीक है,
बदलता बौद्धिक परिवेश यही तक 18वीं शताब्दी के अंत 19वीं शताब्दी की शुरुआत में पूर्वी एशियाई वातावरण में परिवर्तन ला दिया। अब जापानी, चीनी और दक्षिण पूर्व एशिया में पश्चिमी शक्तियों के बढ़ते हस्तक्षेप से अवगत हो गए थे। यानी जापानी जो है वो चीनी और दक्षिण पूर्व एशिया में जो पश्चिमी शक्तियों के बढ़ते, यानी जापान, चीन और दक्षिण पूर्व एशिया, ये 3 देश ऐसे थे जो पश्चिमी शक्तियों के बढ़ते, जो पश्चिम में देश थे उनकी शक्तियों के बढ़ रहे थे और साथ में हस्तक्षेप भी कर रहे थे, यानी उनके राज्यों को अपने राज्यों में मिला रहे थे, व्यापार में थोड़ी सी रुकावट पैदा कर रहे थे। तो इस चीज को समझ गए थे, ठीक है ना। तो इसे आप देख सकते हैं। आई थिंक सब एंड भी होना चाहिए। देखते हैं तोकुगावा। देखिए तोकुगावा के तहत अर्थव्यवस्था की प्रकृति जो भी हम ऊपर पढ़ के आए हैं, ठीक है ना, वो अर्थव्यवस्था, कृषि वगैरह सबका वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ये देखिए क्या तोकुगावा अर्थव्यवस्था प्रोटो औद्योगिक एक मामले का प्रतिनिधित्व करती है, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। सारांश आ गया है, यानी कि ये जो लेसन यूनिट आपकी है फिनिश्ड हो चुकी है। तो इम्पोर्टेंट वही जो मैंने आपको पढ़ाया है। यहाँ पे थोड़ा सा शब्द देख लीजिएगा। बाकुफू यानी तोकुगावा शासन के तहत सैन्य कमांडर, बाली केंद्रीय सरकार, जो केंद्रीय सरकार होती थी जिसके पास सैन्य कमांडर सैनिक हुआ करते थे, उसको वाकुफू कहते हैं। वाकुहान केंद्रीय सरकार और दम्मइयों के अधिकार क्षेत्रों के बीच शक्तियों का विभाजन होता था। दाइम्यो, दाइम्यो हम बार बार पढ़ते। तोकुगावा शासन के तहत सामंती भू स्वामी ये हुआ करते थे, जैसे हमारे यहाँ जमींदार लोग हुआ करते थे, ठीक है ना। और हिनिन तोकुगावा जापान में सामाजिक रूप से बहिष्कृत सामाजिक समूह होता जो शहरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका इसने निभाई थी, नगरीकरण में। हिनिन, ठीक है। कोकू, कोकू क्या है? राजस्व या कर की एक इकाई जिसकी गणना वस्तु के रूप में होती थी, यानी एक 1 सेकंड, एक कोकू 150 किलो चावल के समतुल्य होता था। प्रोटो औद्योगिक है, दूर के बाजारों में बिक्री के लिए शिल्प तकनीकों के तहत वस्तुओं का उत्पादन, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए नहीं किया है तो, ठीक है ना। और साथ ही साथ में हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया है व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम का, तो आप ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मेजी पुनर्स्थापना, सामाजिक आधुनिक जापान का निर्माण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मेजी पुनर्स्थापना और मेजी 2 या 3 क्वेश्चन 100% इससे पूछे जाएंगे, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। चलिए फिर, टेक केयर, बाय।